हेलो एवरीवन। आज हम नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में एक एक करके हम देखेंगे। इसमें वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंटी डायबिटिक्स और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे थायराइड हार्मोन एंड एंटी थायराइड ड्रग। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग। एक इसमें ना एक इंट्रोडक्शन भी होता है जिसमें क्या बेसिक हार्मोन्स बताए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के और तुम्हारा जो पिट्यूटरी है उसके, ये सब नॉर्मल हार्मोन्स बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा हार्मोन्स जो हैं तुमने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में भी, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो अब डायरेक्ट पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस, मतलब थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, कहाँ बनता है। कहाँ बनता है तो कोई बता देगा कहाँ बनता है? थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अब कैसे बनता है, हाँ वो जानने की चीज़ है, ठीक है। अभी मान लो ये तुम्हारा ऐसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें क्या होगा वो समझो। इसमें क्या होते हैं? थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कोलॉइड होता है। धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमको तुमने पढ़ा होगा थायराइड से कौन से दो हार्मोन बनते हैं। एक बनता है T3 T4, मेन ये होते हैं ना, T3 T4। T3 मतलब ट्राई आइडो थायरोनिन, T4 मतलब टेट्रा आइडो थायरोनिन। फिर इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? मोर पोटेंट ये होता है T3। और T4 मतलब ये कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है कंपेयर टू T4, ठीक। अच्छा, अब इसको समझते हैं। अब इनको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? आयोडीन, है ना। तुमने वो सुना होगा देश का नमक, है ना, तो उसमें क्या आता है? आयोडीन, है ना, आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए देते हैं कि आयोडीन की मात्रा बनी रहे और उससे T3 T4 थायराइड हार्मोन बना रहे। तो पहले हमको क्या चाहिए इसके अंदर? आयोडीन। तो आयोडीन अगर चाहिए तो आयोडीन के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, दो चीज़ आती हैं। एक तो ये क्या करेगा, आयोडीन को अंदर लाएगा, आयोडाइड को, सॉरी I-, और क्या लाएगा साथ में अंदर? सोडियम को अंदर लाएगा, ठीक। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको कहते हैं हम, इसको देखो दोनों को ला रहा है, सोडियम आयोडाइड एक डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या हुआ? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ठीक। अब एक बार आयोडीन अंदर आ गया, आयोडाइड आ गया, सॉरी माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? I0 में। यहाँ पे I-1 है, इसको 0 में, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड, है ना। -1 से कहाँ पे ले जा रहे हैं? 0। तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? ऑक्सीडेस। तो कौन सा ऑक्सीडेस? उसका नाम होता है थायराइड परऑक्सीडेस, TPO, पर ऑक्सीडेस, ठीक। ये हमने यूज़ किया और इससे क्या हुआ? इससे तुम्हारा I0 बन गया। अब इस I0 का होता है अगला स्टेप, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिफिकेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिफिकेशन। नाम में क्या लिखा है ये समझो, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिफिकेशन। इसमें भी कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है? थायराइड परऑक्सीडेस, ठीक। जब ये ऑर्गेनिफिकेशन होगा तो क्या होता है कि जो तुम्हारा आयोडीन है, ये आयोडीन ना यहाँ पे टायरोसिन और थायरोग्लोबिन, टायरोसिन रेजिड्यू होता है, टायरोसिन पता होगा अमीनो एसिड है, टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है। तो इस रेजिड्यू के साथ, और ये रेजिड्यू किससे जुड़ा होता है? एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको कहते हैं हम थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन टायरोसिन रेसिड्यू, ठीक। इससे आके कौन जुड़ेगा? आयोडीन, ठीक। अब क्या होता है इसमें, या तो तुम्हारा जुड़ सकता है एक आयोडीन, ठीक है, या जुड़ सकते, मान लो ये कैसे स्ट्रक्चर है, इस पे या तो एक आयोडीन जुड़ सकता है या फिर इस स्ट्रक्चर पे 2 आयोडीन जुड़ सकता है, ठीक। तो जो एक स्ट्रक्चर पे एक आयोडीन जुड़ा है इसको कहते हैं हम MIT। क्या कहते हैं? मोनो आइडो थायरोडिन, MIT। और जिस पे 2 बना है तो डाई आइडो थायरोडिन, ठीक। अब क्या होता है,
इनके बीच होता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट करेंगे। अब इसमें देखो हिसाब लगाना क्या होगा। अगर एक DIT और एक MIT जुड़ेगा तो टोटल आयोडीन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 इसका 1 इसका, तो बनता है तुम्हारा ट्राई आयोडो थायरोडिन, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोडिन। और इसका, और अगर 2 DIT जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 आ जाएंगे, तो आ जाएंगे टेट्रा आयोडो थायरोडिन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इससे क्या जुड़ा हुआ था, ये है, मान लो ऐसे ही प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन। अब हम क्या है, इस प्रोटीन को यहाँ से हटा देंगे। तो प्रोटीन को हटाएंगे, उसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको कहते हैं थायोल एंडोपेप्टाइडेस, ठीक है। ये क्या करेगा, जो इस पे ये थायरोग्लोबिन और टायरोसिन रेजिड्यू है, इसको क्या कर देगा, हटा देगा। बचा क्या तुम पे बची 2 चीज, एक बचा तुम्हारे पे T3, एक बचा तुम्हारे पे यहाँ से T4, है ना, टेट्राइडो ट्राईआइडो। थायरोग्लोबिन हटा दिया, बचा क्या, टायरोसिन, है ना, ट्राईआइडो और टेट्राइडो। अब ये जो है ना, ये यहाँ से इसमें से रिलीज होंगे, ठीक। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ, क्या क्या रिलीज हुआ, T3 और T4। अब ये पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, ठीक। अब जब ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में सर्कुलेट करेंगे, किसी टिश्यू पे जाएंगे। यहाँ पे होता है एक एंजाइम तुम्हारा जिसको कहते हैं 5D आयोडीनेस। क्या नाम है, 5D आयोडीनेस। रटना बिल्कुल नहीं है, डी आयोडीनेस यानी एक आयोडीन निकाल रहे हैं। तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो तुम्हारा T4 है, T4, इस T4 को कन्वर्ट कर देगा T3 में, और एक T3 पहले से आ रहा है, ठीक। तो ये T3 फिर पूरी बॉडी में एक्शन शो करेगा। मतलब ये किया क्यों, उसका आंसर सिंपल है कि T3 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट है कंपेयर टू T4। तो ये पूरा तरीका होता है सिंथेसिस और रिलीज ऑफ, क्या नाम है, T4 T3। और कभी कभी इसमें एक और चीज़ बनती है जिसको कहते हैं RT3। वैसे ये एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव ही होता है, रिवर्स ट्राईआयोडोथायरोनिन, लेकिन मेन ये दोनों है, T3 और T4, ठीक। ये हो गया इसका रिलीज। अब देखो इसके बनने को स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन जो निकलता है तुम्हारे पिट्यूटरी से, ठीक है, वो होता है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन होता है जो यहाँ पे एक्ट करता है, उसे कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो किससे निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो इस पे बाइंड करेगा और स्टिमुलेट करेगा। ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करेगा TSH निकालने के लिए, तुम्हारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन है, THRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। अच्छा, अब मान लो ये चीज़ है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये कर रहा है, T3 T4 बनता जा रहा है। तो क्या करते हैं कि अब ऐसे तो बनाना तो है नहीं 24 घंटा बनता रहे, तो तुम्हारी दिक्कत होने लगेगी, हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ये है ना T3 और T4, ये T3 T4 क्या करते हैं, इनको इनिबिट करते हैं, और हाइपोथैलेमस को, और किसको इनिबिट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनिबिट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फीडबैक कंट्रोल, ठीक। फीडबैक कंट्रोल ये हो गया, रिलीज हो गया, सिंथेसिस हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि इस T3 T4 के क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, ठीक। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपर में क्या होगा। नॉर्मली देखो तो ये तुम्हारा, चलो इसको एक मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया ना, पूरा लिख लिया, ठीक।
अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा इसके क्या हार्मोन थे, T3 था और T4 था, ठीक ना। तो ये जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन, इसे जब ये दिमाग में स्ट्राइक करे तो ये याद रखना, ये क्या कराएगा, ये तुम्हारे एनर्जी को इंक्रीज़ कराता है, शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देता है, ठीक। एनर्जी, ये याद रखो बस। अगर ये तुम्हें याद है ना, तो जितने इसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से तगड़े से याद रहेंगे, ठीक। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ना 2 बीमारी का एग्जांपल लूँगा, तो उससे तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। हाँ, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए, जो T3 T4 है, अगर ये बढ़ जाए तो क्या क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। इतना पता होना चाहिए तो आगे इफेक्ट आसानी से समझ आ जाएगा। और कम हो जाए तो क्या होगा, हाइपो थायरॉयडिज्म, ठीक। अब इसके इफेक्ट को हम समझते हैं दोनों केस में, हाइपो में भी हाइपर में भी, ठीक। क्या क्या इफेक्ट आएगा, पहला पकड़ लेते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट हमने पकड़ा मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म में 3 चीज़ होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हम खाते हैं उसका कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे कैसे उससे एटीपी बनता है। तो मेटाबॉलिज्म में हम क्या क्या खाते हैं, 3 चीज़ खाते हैं मेन, प्रोटीन, हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक। 3 चीज़ खाएं। अब तीनों में अपने को क्या करना है, एनर्जी को, अगर T3 T4 है तो बढ़ाना है। पहले पकड़ते हैं हाइपो। हाइपो में क्या होगा, ये कम है, एनर्जी भी कम होगी, यानी प्रोटीन का क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कम हो जाएगा, ठीक ना। एक एक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में पहले देखो, अगर तुमको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपो में T3 T4 कम है तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं यानी कि डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर में ज़्यादा है तो इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है ना। ग्लूकोज ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा समझो इसका, फैट का। इसमें क्या है कि फैट को क्या कर रहा है, ये फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, फैट एज इट इज़ घूम रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेक ही नहीं कर पा रही बॉडी, है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेगी तो कोलेस्ट्रॉल और टीजी लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल घटने लगेगा। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होके क्या बनाएगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड से क्या बना सकते हैं, एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ये कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लास्ट है प्रोटीन। अब यहाँ पे बहुत एनर्जी की डिमांड है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करने लगेगा, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, प्रोटियोलिसिस। अब सोचो, अगर बॉडी में ब्रेक डाउन होने लगे प्रोटीन का, फैट, तो उससे क्या होगा, मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की क्या होगी, वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्यूमुलेशन होगा प्रोटीन का, है ना, टूट तो पाएगा नहीं, ठीक है ना। ये समझ लो ना, प्रोटीयोलिसिस हो रहा है, एनर्जी के लिए है। यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, किसका, प्रोटीन का। तो आदमी कैसे दिखेगा, थोड़ा मोटा, है ना, थोड़ा थोड़ा मेरी तरह। तो हाँ, तो इसमें देखो मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया, देखो आदमी क्या दिखेगा इसमें, मोटा। तो अब आदमी मोटा दिखेगा तो उस केस में क्या होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर क्या हो जाएगा, कम। मोटे लोगों का बीएमआर कम होता है। और इस केस में क्या होगा, हाइपर के केस में इंसान क्या, सुकड़ा सा, पतला सा होगा। तो इस केस में बीएमआर क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई, ठीक।
ये हो गया मेटाबॉलिज्म पे क्या क्या असर होगा। और देखो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इसीलिए इस हार्मोन को कहते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन को ला रहा है ब्लड में। ठीक, डायबिटोजेनिक, डायबिटोजेनिक। ठीक है, पहला हो गया मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा तुम्हारा कर सकते हैं कंसिडर CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब सारा खेल किसका है? सारा खेल है, सारा खेल है तुम्हारा एनर्जी का, है ना। अब ये सोचो, तुम में जब बहुत एनर्जी होती है तो हार्ट रेट कम होगी कि ज़्यादा होगी? हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट है, टैकीकार्डिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एरिथमिया का भी चांस हो सकता है, एरिथमिया। अब जब एनर्जी जाता है तो BP, ठीक, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये हाइपो यहाँ है ना, गलती से इधर लिख दिया, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट, BP, एरिथमिया, और यहाँ पे सब क्या कर दो? उल्टा कर दो, हार्ट रेट कम, BP कम, ठीक है ना। ठीक है, आलसी से इसमें थोड़ा बिहेवियर हो जाता है इंसान का, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ, मतलब ये हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट किससे रिलेटेड होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट बढ़ा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया CVS। अब तीसरे पे आओ। तीसरा तुम्हारा है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें क्या होगा? सोचो, हाइपर के केस में क्या होगा कि मसल्स, क्या बताया था, मसल्स में क्या हो रहा है? प्रोटियोलिसिस, यानी मसल्स वेस्ट होगी, हैं, मसल वेस्टिंग। अगर मसल वेस्ट होंगी तो मसल्स में ताकत कम हो जाएगी, यानी मसल वीकनेस। अगर मसल जल्दी कमज़ोर होंगी तो थकेंगे भी जल्दी, फटीग। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है? हड्डी की बात कर लो, हड्डी में क्या होगा? हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, यहाँ पे इसका अपोजिट कर दो, यहाँ नहीं, खैर इतना नहीं करेंगे। हाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? मसल्स क्या होंगी यहाँ पे? उतनी की उतनी रहेगी, या उल्टा एक्यूमुलेशन होगा, है ना। तो मसल हो जाती है तुम्हारी रिजिड, टाइट, और इस रिजिडनेस की वजह से होने लगती है थकान, जिसको क्या कहेंगे? फटीग। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद एक दो सिस्टम और है, यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारा हिसाब एनर्जी पकड़ लो, हर उसमें बता दोगे कि मतलब क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या है अपना? फोर्थ है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब GIT है, तो GIT में क्या होगा? सोचो, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए तो यानी एब्जॉर्प्शन फूड का क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन फूड का बढ़ जाएगा तो भूख ज़्यादा लगेगी, यानी इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे क्या होगा? हाइपो में क्या होगा? हाइपो में चाहिए ही नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी एपेटाइट, भूख कम लगेगी, एपेटाइट कम हो गई, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा, GIT हो गया। GIT के बाद देख लो और क्या देख सकते हैं। GIT के बाद फिफ्थ है, ब्लू कहाँ गया इधर? फिफ्थ है हिमेटोपोइटिक सिस्टम। एनर्जी ज़्यादा चाहिए,
एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आरबीसी, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो आरबीसी ज़्यादा चाहिए, आरबीसी ज़्यादा बनेंगे तो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे बनेंगे, है ना, प्रॉपर नहीं बनेंगे। और जब टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे आरबीसी बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, हाइपो में भी क्या होगा, ऑलरेडी कम बनेगा, यहाँ ज़रूरत ही नहीं, तो एनीमिया दोनों कंडीशन में हो रहा है। एक में मान लो, एक में ऐसा हो रहा है जैसे हीमोलिटिक टाइप, एक में हो रहा है तुम्हारा न्यूट्रिशनल टाइप, ठीक है, हीमेटोपोइटिक हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, अब दोनों बीमारी है तो एज सच दोनों में क्या होता है, फर्टिलिटी तो घटती है, ठीक है, डिक्रीज फर्टिलिटी, ठीक है। हाइपो के केस में क्या होगा, स्पर्म काउंट, फर्टिलिटी कम है तो स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जिसको क्या कहते हैं, मीनोरेजिया, ठीक है। और इसमें कभी कभी रेयरली एमेनोरिया भी मिलता है, एमेनोरिया, ठीक है, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के टाइम एब्सेंट होती है, और वो भी तब जब लगभग 1 महीने के आसपास, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि बिना प्रेगनेंसी के भी एमेनोरिया मिल रहा है, वजह उसकी सिंपल है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद आई और फेस लास्ट बचता है, वो कर लेते हैं। तो ये मेन ना सिस्टम हो गया, 1-2 सिस्टम शायद बचे होंगे तो देख लेना, लेकिन मेन हो गया। 7वां क्या है, 7वां है तुम्हारा फेस एंड आई, ठीक। आई और फेस में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, अच्छा तुमने कभी कोई थायराइड का मरीज़ देखा हो तो मोटा सा होगा, चेहरा भी मोटा सा होगा, तो कैसा फेस है, पफी फेस, ठीक है। पफी मतलब जैसे होता है पैंडा देखा हो, टेडी बियर का कैसा होता है, लगभग वैसे ही, ठीक है, पफी फेस। यहाँ पे कैसा होगा फेस, पतला सा सुखड़ा सा आदमी है तो थिन स्किनी फेस, है ना। और आईज कैसी होंगी, बाहर को आने को होंगी, है ना। तुमने पढ़ा होगा, एक होता है एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सॉप्थेल्मोस, है ना, तो वो हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल इसके इफेक्ट, हार्मोन का सिंथेसिस, हार्मोन का रिलीज। नेक्स्ट वीडियो में एंटी थायराइड ड्रग्स पूरा कंप्लीट कर देंगे और फिर तुम्हारा लगभग पूरा थायराइड कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।